नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और अब जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ वो आपका बिहार पीसीएस जो प्री आने वाला है और मेंस के लिए भी, तो उसमें से बिहार से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो कला और संस्कृति की बात किया जाए या भारतीय इतिहास की बात किया जाए, भारतीय भूगोल की बात किया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार जो है एक मुख्य भूमिका में दिखाई देता है। तो बिहार में जो चीज़ें संबंधित हैं या फिर जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब जो परीक्षाओं में आपके अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरुआत हम आज कर रहे हैं कला एवं संस्कृति से, ठीक है। मतलब हम कला और संस्कृति के बारे में बताएंगे। तो मैं जो बोलता जाऊंगा उस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि मैं बोर्ड पर कम लिखूंगा लेकिन जो बताऊंगा वो ज़्यादा जरूरी होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आप आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में कला और संस्कृति का जो स्कोप था वो किस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार में अगर हड़प्पा काल की बात किया जाए, क्योंकि देखिए एक होता है ऐतिहासिक काल, मतलब एक होता है ऐतिहासिक काल मतलब जो हमें पता होता है, और जो आपका दूसरा होता है सेकंड टाइप का जो होता है उसका मतलब होता है कि प्राग ऐतिहासिक काल। मतलब प्राग ऐतिहासिक मतलब कि जो इतिहास जो लिखा नहीं गया है और हमें चट्टानों के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से, लोगों की कहानियों के माध्यम से पता चलता है। तो ऐतिहासिक काल की अगर बात किया जाए तो आपका हड़प्पा की जब सभ्यता हुई, उसकी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, उसके बाद से ही हमें पता चलता है। तो जैसे ही हड़प्पा काल के बाद अगर हम मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य काल का जो प्रभाव है वो आपका बिहार की कला और संस्कृति में ठीक ठाक दिखाई देता है। इसीलिए हम जो कला और संस्कृति पढ़ते हैं तो बिहार जो केंद्रित है वो विशेष तौर पे आपका केंद्रित है, कह सकते हैं कि मौर्यकालीन आपका कला और संस्कृति के लिए, ठीक है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे। देखो सीधी सी बात है कि जो आपका बिहार में जो कला और संस्कृति है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका दरबारी कला और दूसरा आपका है लोक कला, ठीक है। दरबारी कला लोक कला से मतलब क्या है कि दरबारी कला का मतलब होता है कि राजा महाराजा, क्योंकि वो अमीर हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, तो उनका जिस तरीके से कला का जो विस्तार होगा वो समृद्धशाली होगा। लोक कला मतलब कि जो उस समय की आम जीवन शैली थी, लोग मूर्तिकला बनाते थे, हस्तशिल्प बनाते थे, तो उस तरह की जो चीजें थी उसके बारे में भी डिस्कस किया जाना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे क्योंकि उसमें देखिए राजमहल बनाए जाते थे, बहुत से स्तंभ बनाए जाते थे, स्तूप बनाने की परंपरा चल रही थी, क्योंकि उसमें जो बुद्ध धर्म है वो आपका हावी हो रहा था। क्योंकि आप जानते हो कि अशोक जैसे बड़े राजा ने भी आपका बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो बुद्ध का जो प्रभाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। इसके साथ साथ वेदिका और गुहा विहार, मतलब ये सारी चीजें जो है आपका वो कला और संस्कृति के अंतर्गत जो बिहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है मौर्यन कल्चर में, तो वो आपका दिखाई देता है। अगर हम राजमहल या फिर राजप्रसाद की बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो पटना है, आज का जो आपका पटना दिखाई देता है, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि आज के डेट में जो पटना दिखाई देता है तो उसको पहले क्या बोलते थे, पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, ठीक है। मैं पूरा नाम नहीं लिखता हूं, तो पहले उसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो चर्चा है वो आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, अर्थशास्त्र जो है वो आपका कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। तो उन्होंने अर्थशास्त्र और जो मेगस्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखा गया था, तो इन दोनों में ही पाटलिपुत्र, जो कि अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो ये गंगा नदी और सोन नदी से मिलकर के बना हुआ क्षेत्र है। गंगा नदी और सोन नदी से मिलकर के बना हुआ क्षेत्र है, इसका उल्लेख दिखाई देता है। तो वहां पे चौड़ी खाई होना, मतलब खाई का मतलब होता है गड्ढा होना, उस तरीके के हमें सुराग मिलते हैं इन दोनों के माध्यम से। किसके माध्यम से, मेगस्थनीज का जो इंडिका है उसके माध्यम से, और उसके साथ साथ जो आपका चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया कि लकड़ी की दीवारें बनी हुई थी, उससे आपका यहाँ पर जो राजमहल की मैंने बात की, तो राजमहल जो है आपका लकड़ी की दीवारों से बना हुआ था, ठीक है। और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है उसको सूसा साम्राज्य के प्रासाद को भी मात देता था। मतलब सूसा साम्राज्य मतलब बड़े बड़े साम्राज्य को भी वो मात देता था। अगर बात करेंगे तो ये आपका गंगा नदी के किनारे फैला हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो सूखे की स्थिति थी, सूखा कभी कभी बड़े खतरनाक तौर पे पड़ जाता था, इसीलिए वहां से लोगों का पलायन जो है वो आपका प्राचीन संस्कृति में दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर उस समय के जो राजमहल के आसपास का क्षेत्र है तो उस समय जो कला और संस्कृति का विकास दिखाई देता है तो वो स्तंभ में दिखाई देता है, स्तूपों के द्वारा दिखाई देता है, वेदिका के रूप में दिखाई देता है और गुहा विहार के रूप में दिखाई देता है। तो एक एक करके उन सभी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम करते हैं किससे, स्तंभ से। किससे शुरुआत करेंगे, स्तंभ से। तो मतलब स्तंभ कैसे बनते थे उस समय, उसकी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो जो स्तंभ है उसमें से कई नमूने ऐसे मिलते हैं और उनकी संख्या जो लगभग है, मतलब कि चाहे वो बनारस के निकट की बात किया जाए, बनारस तो आपका जैसे बनारस के बाद जाते हैं तो आपका बिहार ही शुरू हो जाता है। तो बनारस से जैसे आप आगे जाएंगे तो बिहार शुरू हो जाएगा। तो वाराणसी से लेकर के आपका पटना तक जो है स्तंभ ही स्तंभ दिखाई देते हैं। इनकी संख्या लगभग 30 है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आप उल्लेख कर सकते हैं
कि मतलब बिहार में बने हुए जो आपका स्तंभों की संख्या है, जो आपका मौर्यकालीन है, वो आपका 30 उनकी संख्या है। बनारस के निकट जो अगर चुनार क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें, चुनार क्षेत्र की बात करें, तो चुनार में हमें कुछ स्तंभ दिखाई देते हैं, कुछ आपके बलुआ पत्थर के अवशेष दिखाई देते हैं जिनको ओप कहा जाता था। ये पॉलिश किए हुए जो पत्थर थे उनका जो नाम था, उसका नाम था ओप। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप जानते रहेंगे। और अगर इनमें बात करें तो जो ये जो पॉलिश होता था वो चमकदार वस्तु के द्वारा किया जाता था। ठीक है, किंतु पॉलिश की जो यह कला है वो आपका समय धीरे धीरे खत्म होता गया, और ये जो आपका पॉलिश करने की परंपरा थी, चमकदार पत्थर बनाने की परंपरा थी, वो खत्म होती गई। अब जो ये स्तंभ बने हुए थे बिहार में, जो मुख्य तौर पे स्तंभ हमें दिखाई देते हैं मौर्यकालीन, तो उनकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 35 फुट से लेकर के 50 फुट के आसपास की इनकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और वजन की बात करेंगे तो 50 टन के आसपास इनका वजन दिखाई देता है। ये मतलब स्तंभों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। और इसको क्या होता था कि ज्यादातर एक ही पत्थर से, मतलब कि सिंगल, अगर बात करेंगे तो सिंगल चट्टान से मिलकर के ही बनाया जाता था। ऐसा नहीं था मतलब कि अलग अलग चट्टान ले आकर के जोड़ करके स्तंभ बना रहे हो। ठीक है, अब स्तंभ में कई भाग भी होते थे। जैसे स्तंभ का मुख्य भाग जो है उसको हम क्या कहते थे, लाट कहते थे। क्या कहते थे, लाट कहते थे। और इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता था, स्तंभ का सबसे ऊपरी हिस्सा, जैसे मान लीजिए स्तंभ ये है तो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता था उसको कहा जाता था शीर्ष। क्या कहा जाता था, उसका जो निश्चित नाम था उसका नाम था शीर्ष। अब मौर्यकालीन अगर स्तंभ की बात करेंगे तो लाट के शीर्ष पर कुछ इंपॉर्टेंट कलाकृतियां बनती थी, जैसे कि इकहरी या फिर दोहरी मेखला बनी हुई होती थी। और अगर मेखला के ऊपर की आकृति की बात किया जाए तो अवांगमुखी कमल, मतलब कि ये आपका कमल जैसी कुछ आकृति बनी हुई दिखाई देती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ कभी कभी कमल, मतलब जैसे कमल आपको दिखाई दे गया, ठीक है, जैसे ये बना हुआ है कमल, मैं इसको इतना डिटेल नहीं बना पाऊंगा, तो ये आपका स्तंभ के ऊपर कमल बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो कमल होता है तो उसके ऊपर आपका चौकी नुमा स्वरूप बनाकर उसमें पशु पक्षी बनाए जाते थे। जैसे कमल हो गया, अब इसमें चौकी बिठा दी गई। अब ये चौकी बनाने के बाद इसमें क्या होता था कि जैसे कि कोई जानवर बैठा देते थे। अब मैं जानवर तो नहीं बना पाऊंगा, एक आदमी का यहाँ पे शकल टाइप का बना दे रहा हूँ। तो ये स्तंभ कुछ ऐसे होते थे, मतलब 35 से 50 आपका फुट के आसपास होते थे, 50 टन इसका भार होता था। तो ये आपका कुछ स्तंभों के प्रकार हो गए। अब कुछ विशेष रूप से जो आपका स्तंभ देखने को मिलते हैं उनका यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। केवल उनका नाम बताऊंगा, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो बताऊंगा। तो उसमें से जो ऐसे ही ए नंबर में डालता हूँ, इसको हम बोल रहे हैं नंदनगढ़। कहाँ का, नंदनगढ़ का ये आपका स्तंभ है पहला। तो लौरिया नंदनगढ़ का ये जो स्तंभ है यह अब तक प्राप्त सभी स्तंभों में से सर्वाधिक सुंदर स्तंभ है, मतलब ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा स्तंभ सबसे सुंदर है। और इसमें बात करेंगे तो नंदनगढ़ का जो वो है उसमें सिंह बना हुआ है। मैंने कहा था ना कुछ न कुछ पशु होते थे, इसमें जो सबसे ऊपर पशु बना हुआ है तो उसका वो है सिंह। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंदनगढ़ का जो आपका स्तंभ है उसमें जो जिस पशु का मूर्ति बनी हुई है वो कौन है, तो सिंह है। अगला है आपका रामपुरवा। अगला जो आपका स्तंभ दिखाई देता है वो है आपका रामपुरवा का स्तंभ। ये आपका लौरिया नंदनगढ़ के समीप जो रामपुरवा नामक स्थान है, इसमें अशोक के शिला स्तंभ हैं। ठीक है, पशु प्रतिमा है, और इसके साथ साथ स्तंभ के जो आपका संयुक्त शीर्ष है उस भाग पे आपका अशोक का स्तंभ दिखाई देता है। अशोक स्तंभ आपने कई देखा होगा ना कि मतलब जो स्तंभ बनते थे ज्यादातर अशोक के टाइम में बनते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे बात किया कि अशोक का बनाया हुआ ये आपका रामपुरवा वाला स्तंभ है। अब बात करते हैं कि ये जो बना है, ठीक है, उसमें अशोक ने समय समय पर अगर बात किया जाए तो धर्म स्तंभों को की जो शिक्षाएं हैं उसको यहाँ पे उकेरा गया है, मतलब इसके आसपास क्षेत्रों में, तो वहां पे भी ये भी चीज दिखाई देती है। तीसरा जो आपका है वो है आपका दिल्ली का टोपरा। जो दिल्ली का आपका टोपरा स्तंभ है वो भी आपका इसी समय के मौर्यन कालीन ही है आपका। ठीक है, उस समय का स्तंभ है। ये आपका फिरोज शाह की लाट के नाम से भी प्रसिद्ध है, मतलब दिल्ली का जो टोपरा स्तंभ है उसको फिरोज शाह की लाट के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका दिल्ली से 90 मीटर दूर अंबाला, एक आपका आपने नाम सुना होगा, अंबाला एक जिला है, तो अंबाला जिला में, ठीक है, अंबाला वाले बुआ का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये आपका सीरियस में आता है। तो अंबाला जो है, अंबाला में ये आपका ये जो टोपरा है वो स्तंभ दिखाई देता है। और ये यमुना नदी के किनारे, कभी आपसे पूछे कि टोपरा जो स्तंभ है वो कहाँ बनाया गया है, तो ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये टोपरा का जो स्तंभ है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली ले जाया जाता है। उसके बाद आपने
दिल्ली दरबार में फिरोज शाह कोटला के नाम से इसको प्रसिद्ध कर दिया जाता है। फिरोज शाह कोटला, आपने गार्डन का भी नाम सुना होगा, मतलब फिरोज शाह कोटला दिल्ली में एक मैदान है, क्रिकेट स्टेडियम है, तो वहाँ पे मैच भी होते हैं। तो देखा इसकी कहानी क्या हुई कि टोपरा जो कि अंबाला जिले में है वहाँ बनाया गया था, ठीक है। अब मौर्यों के द्वारा बनाया गया था, फिर बाद में इसको क्या किया गया कि जो आपका फिरोज शाह था, फिरोज शाह तुगलक था, तो उसने क्या किया, इसको दिल्ली ले आ दिया और इसको फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसको हाल ही में अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से आपका एक ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी नहीं मतलब कि पॉइंट नंबर 4 है, क्योंकि हमने टोपरा की बात की, रामपुरवा की, नंदनगढ़ की बात की। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो डी नंबर जो है आपका दिल्ली में मेरठ स्तंभ, एक दिल्ली में ही है आपका मेरठ स्तंभ के नाम से जानते हैं उसको, मेरठ स्तंभ, ठीक है, मेरठ स्तंभ के नाम से जानते हैं, तो वो भी एक स्तंभ है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरठ से दिल्ली ले आया गया। मतलब फिरोज शाह तुगलक के पास कोई और काम नहीं था, वो क्या करता था, चाहे अंबाला वाली बुआ हो, चाहे मेरठ वाले आपके चच्चा हो, इन सभी के स्तंभ को उखाड़ उखाड़ के ले आता था। कहाँ लगाता था, दिल्ली में लगाता था। मतलब जिसके घर में कोई भी चीज़ है सबको ले आकर के दिल्ली बसा दो ना, उसका यही कॉन्सेप्ट था। तो उसने क्या किया कि दिल्ली का जो मेरठ स्तंभ था उसको भी उसने दिल्ली ले आकर के पटक दिया। अब अगले जो किले की बात करेंगे तो वो आपका है लौरिया। कौन सा किला है, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा केवल, ठीक है। ये हो गया नंबर 5, ये हो जाएगा लौरिया का किला। नाम तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो जो लौरिया का किला है, लौरिया अरराज, इसको क्या बोलते हैं, लौरिया अरराज, ठीक है। लौरिया अरराज का जो स्तंभ है, किला नहीं है, ये आपका स्तंभ की भी बात चल रही ना। तो लौरिया अरराज का जो स्तंभ है वो बिहार में ही है, और चंपारण नामक आपका जिला आपने सुना होगा, तो बिहार के चंपारण नामक जिले में, और राधिया ग्राम में लगभग 2.5 मील दूर, ठीक है। और मतलब ये एक राधिया गांव है। कौन सा गांव है, राधिया गांव। इतना नहीं पूछेगा आपसे, तो उसमें 2.5 मील दूर ना आपका बात किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में एक मंदिर है। क्या है, नॉर्थ ईस्ट में एक मंदिर है जिसका नाम है अरराज महादेव। क्या नाम है, अरराज महादेव, उन्हीं का मंदिर है। वहीं आपका समीप में क्या है कि ये स्तंभ जो है आपका बनाया गया है। अगर बात करेंगे तो एक बादशाह था 1713 ईस्वी के आसपास, जिसका नाम था, नाम मैं पूरा नहीं लिखूंगा, उसका नाम था फर्रुख सियर, ठीक है। फर्रुख मैं लिख देता हूँ, फर्रुख सियर जो है, पूरा ही लिख देता हूँ, फर्रुख सियर जो है, फर्रुख सियर नामक एक आपका राजा था। उसके समय में इसको तोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में लोगों ने इसको पुनः स्थापित किया, ठीक है। जो आपका ध्वस्त स्तंभ हो गया था उसको दोबारा स्थापित किया गया। तो इसको लौरिया अरराज स्तंभ के नाम से जानते हैं, जो कि चंपारण जिले में है। चंपारण से आपको एक चीज और याद रहे, गांधी जी ने यहाँ पे किसान आंदोलन किया था, ठीक, किसानों को लेकर के, ठीक है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सको कि चंपारण का जो किस्सा है वो क्या है, अगर आप नहीं जानते हो तो फिर बाद में मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। अगला पढ़ते हैं इलाहाबाद का स्तंभ, ये आपका नंबर 6 कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इलाहाबाद का। अब फिलहाल इलाहाबाद का नाम जो है, इलाहाबाद का नाम भी बदल दिया है योगी साहब ने, और उनका नाम रख दिया गया प्रयागराज। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है वो अशोक के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, और अशोक की ही चर्चा इसमें की गई। मतलब अशोक महान ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसने बहुत से काम किए थे, मतलब कि कला और संस्कृति के बारे में तो उसने मतलब खतरनाक काम किया था, ठीक है। तो उसके 2 लेख उत्कीर्ण होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर समुद्रगुप्त की बात करें, ठीक है, अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त का जो विजय डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसने कहाँ कहाँ क्या जीता, दक्षिण में क्या जीता, कहाँ क्या जीता, तो समुद्रगुप्त को आपका भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। तो समुद्रगुप्त के बारे में और अशोक के बारे में, ये दोनों लोगों के बारे में आपका इलाहाबाद स्तंभ में अच्छे से लिखा हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो आपका ये है, रुमिन देई का जो आपका स्तंभ है वो आपका दिखाई देता है, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, रुमिन देई, ठीक है। तो रुमिन देई का जो स्तंभ है वो हमें दिखाई देता है आपका इसी समय में, मतलब अशोक वगैरह के समय में ही। रुमिन देई जो है आपका, वो आपका नेपाल में एक स्थान है। कुल मिला के मतलब बिहार के आसपास के जो भी स्तंभ हैं और मौर्यन काल के जो स्तंभ हैं उन्हीं की चर्चा मैं इसमें कर रहा हूँ। तो रुमिन देई जो है आपका, वो नेपाल में एक जगह का नाम है, और ये आपका अशोक के द्वारा बनाया गया एक प्राचीन आपका स्तंभ है। और इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। मतलब रुमिन देई में ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, मतलब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब लिखा है तो क्या सच्चाई है पता नहीं, तो ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद समझोगे, लेकिन रुमिन देई में ही मतलब ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का जन्म हुआ है। और इसके साथ साथ रुमिन देई जो स्तंभ है वो आपका उत्तर पश्चिम में, मतलब कि उत्तर पश्चिम मतलब हुआ कि नॉर्थ वेस्ट में
नॉर्थ वेस्ट में 13 मील दूर, जो 13 मील, मील जो भी बोलना चाहे, 13 मील दूर एक आपका झील है। क्या नाम है उसका? झील का नाम है निगलीवा। ठीक है, एक झील है जिसका नाम है निगलीवा। नाम सुनिएगा, मतलब लिखने से ज्यादा सुनिएगा। तो निगलीवा झील के समीप निगलीवा गांव है, वहीं पे ये आपका स्तंभ है। कहने का मतलब एक झील है, झील के नॉर्थ वेस्ट में 13 मील दूर, 13 मील दूर आपका लगभग मतलब 20 किलोमीटर के आसपास आप मान लीजिए, तो 20 किलोमीटर के आसपास ये आपका स्तंभ जो है आपको दिखाई देता है, रुम्मिनदेही। और ऐसा माना जाता है कि ये गौतम बुद्ध का जन्म भी यहीं हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो आपका मुख्य, मैंने बताया आपसे, कही थे आपने, आपसे कहा था कि मैं इस स्तूप के बारे में बताऊंगा। किसके भी स्पूत के बारे में नहीं, मतलब स्तूप के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? स्तूप। ठीक है, तो अब इसको ध्यान समझिएगा कि ये स्तूप जो टर्म है वो कैसे आया। एक्चुअली क्या हुआ कि जब महात्मा बुद्ध, आपने बुद्ध के बारे में खूब पढ़ा होगा, डिटेल पढ़ा होगा, और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं बुद्ध के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ के नहीं जाते तो आप फेल हो जाएंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब जब उन्होंने शरीर त्याग दिया, महापरिनिर्वाण मतलब ये सब घटनाएं थी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो महापरिनिर्वाण की जो घटना थी, तो महापरिनिर्वाण के बाद जो गौतम बुद्ध का शरीर था, ध्यान समझिएगा इसको, गौतम बुद्ध का जो शरीर था उसको 8 पार्ट में कर दिया गया, 8 पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, मतलब कि अवशेषों, उनका जो अवशेष था, ऐसा नहीं है कि शरीर को ही, मतलब उनके मृत्यु के बाद उनका जो अवशेष बचा था, या फिर कह लीजिए कि राख बचा था, उनके राख को 8 भागों में बांटा गया। अब 8 भागों में अलग अलग 8 आपका समाधियां बनाई गई। क्या बनाया गया? 8 अलग अलग जगहों पे समाधियां बनाई गई। इन्हीं समाधियों को स्तूप कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बौद्ध परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिनमें बिहार में आपका वैशाली, गया इत्यादि जगह पे है। मतलब फिलहाल तो ये 8 पार्ट में डिवाइड करा गया। और बौद्ध संस्कृति की बात करें तो वो मानते हैं कि अशोक ने, कम है ज्यादा पता नहीं, अशोक ने 40 के, मतलब आजकल 1000 को आप के बोलते हो ना, तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। उसमें से जैसे गया हो गया, ठीक है, गया में एक आपका समाधि दिखाई देती है, उसी समाधि को स्तूप कहते हैं। तो गया में भी एक स्तूप है। इसके साथ साथ बिहार में वैशाली में, जो वैशाली नामक स्थान है, वहां पे भी हमें स्तूप दिखाई देता है। ये स्तूप, तो स्तूप क्या था? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना के बाद उनके शरीर के जो अवशेष या राख जो बची थी, उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको समाधि कहा गया। उसी समाधियों के स्थान को स्तूप कहते हैं। ऐसा मतलब कि बुद्ध जो आपके लिटरेचर है वो ये मानते हैं कि अशोक जो है उसने 84,000 अलग अलग आपका स्तूपों का निर्माण किया था। वो आपका क्रमशः गया और वैशाली में स्थित थे। इसके साथ साथ अब जो तीसरा पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा, तो अब तीसरा पॉइंट जो है उसको मैं वेदिका लिखता हूं। वेदिका के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये वेदिका नामक चीज क्या है। तो जो वेदिका है, सामान्यतः मौर्यकालीन अगर विहार और स्तूप की बात करेंगे तो वो आपका एक वेदिका मतलब एक आपका राउंड से घिरे हुए होते थे। चाहे वो आपका स्तूप की बात करें, चाहे मैं स्तंभों की बात कर लूं, तो स्तंभ की बात कर लूं, तो ये आपका मतलब बुद्ध परंपरा में, बौद्ध परंपरा में उसको एक जिस चीज से मतलब उसको ढकते थे, ढकने का मतलब है कुछ चारों तरफ से आपका स्तूप बना है, जैसे मान लो स्तंभ बना था, वो चारों तरफ से उसमें कुछ गार्डन टाइप का बना होता, तो उसी को वेदिका कहते थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। मतलब उसका जो सराउंडिंग है, सरकमफरेंस है, उसको वेदिका कहा जाता था। जैसे कि बिहार के बोधगया में अशोक के काल में ही एक वेदिका का अवशेष हमें दिखाई देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कहाँ दिखाई देता है, बोधगया में, मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बिहार का जो बोधगया है वहां का जो अशोक का स्तंभ है, गया में आपको मैंने बताया था कि आपको वहां पे स्तूप भी मिल जाएगा, तो उसके चारों ओर का जो आपका अवशेष दिखाई देता है उसी को वेदिका कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगी। वेदिका क्या होता है? चमकीली पॉलिश के कारण जो आपका मौर्यकालीन है उसमें ऐसा माना जाता है कि मौर्यकालीन जो है कला संस्कृति में बहुत आपका अव्वल थे। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, मैं यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख देता हूँ, 4th पॉइंट, वो है आपका गुहा विहार। क्या है नाम है उसका? उसका नाम है गुहा विहार। ठीक है, तो गुहा विहार क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो अगर मौर्य युग की बात किया जाए तो इसमें मतलब गुहा विहार, मतलब विहार का मतलब होता है कि जहां पे आपका बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उस स्थान को आपका, उसमें गुहा मतलब गुफा होता है, तो उस स्थान को मतलब एक ऐसे गुफा नामक अगर संरचना की अगर मैं यहाँ पे बना दूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गुफा बना दे रहा हूँ, तो ये आपका दरवाजा हो गया, तो गुहा और उसी आसपास गार्डन अगर बना दिया जाए तो अब इसको गुहा विहार कहते थे। तो मतलब कहने का मतलब कि पर्वतों में को काट करके गुफाएं बनाई गई। तो सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने
बौद्ध आजीविकों को, मतलब जो भी बौद्ध भिक्षु थे, तो उनके लिए क्या किया था, ये गुहा का निर्माण कराया था। तो उसे ही गुहा विहार कहते थे। ये आपका बौद्ध परंपरा में ही आता है। ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे गया में 3 आपका इस तरह की चीजें मिलती हैं। गया में ही हमें इस तरह की 3 चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे एक में नागार्जुनी पर्वत है, वहां पे आपको 3 गुफाएं देखने को मिलती हैं। 3 गुफा, नागार्जुनी पर्वत है, वहां पर 3 गुफा। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, उसको याद रखेंगे आप। ठीक है, कोई भी बात मिस नहीं करेंगे, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अगली बात है जो आपका कि कुछ अन्य पर्वत है जहां पे आपके 4 गुफाएं हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि ये गुफा जो बनाए जाते थे वो आपका किसी एक चट्टान को काट के ही बनाए जाते थे। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद बौद्धकालीन जो आपका मूर्ति कला है, ठीक है, उसके बाद आपका पाल कला है। तो ये जैसे कि पाल कला के बारे में, बौद्धकालीन मूर्ति कला के बारे में, उसको आगे समझ रहे हैं। तो बौद्धकालीन जितने भी आपका मूर्ति कला है उसको भी समझ लेते हैं आगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि एक होता था कि राज दरबार वाली कला होती थी, दूसरा आपका होता था लोक कला। क्या होता था? लोक कला। तो लोक कलाओं में अगर बात किया जाए तो इसमें कुछ प्रमुख स्थानों के नाम मैं बता देता हूं। तो मौर्य काल में जो आपका अगर मान लिया जाए कि राजमहल के जो भी बाहर बनता था तो उसको हम लोक कला कहते थे, चाहे वो आपका स्थापत्य हो जाए, चाहे मूर्ति कला हो जाए, सारी चीजें। तो इसमें जैसे कि पटना का दीदारगंज है, तो वहां पे हमें यक्ष यक्षिणी के प्रतिमा मिलती है। पटना का दीदारगंज, दीदारगंज मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे यक्ष यक्षिणी के हमें आपका यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलती है। तो ये आपका राजमहल के जो भी बाहर चीजें बनती है उसको लोक कला कहते हैं। तो ये आपका मूर्ति कला हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दी। इसके साथ साथ आपका लोहानीपुर, नाम याद रखिएगा कि कहाँ क्या मिला, लोहानीपुर। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। तो लोहानीपुर में हमें जो चीज मिलती है, लोहानीपुर को पटना में ही अंतर्गत स्थान आता है। तो लोहानीपुर में हमें नग्न पुरुषों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं जो कि जैन शैली में बनाई गई हैं। मतलब नग्न पुरुषों की मूर्तियां जो कि जैन शैली में बनाई गई हैं, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इसके साथ साथ लोहानीपुर का बात हो गया। कुम्हार से विभिन्न पशु पक्षी और नर नारियों का जो आपका मूर्ति कला है वो भी दिखाई देती है। ठीक है, अब मूर्ति कलाओं के बारे में कुछ और डिस्कशन करते हैं। मौर्यकालीन बात कर लेते हैं, मतलब स्पेसिफिक अगर मौर्य काल की बात करें तो उस समय आपका जो अगर मूर्तियों की बात करें तो कैसी मूर्तियां बनती थी, उनकी विशेषताएं क्या होती थी, उनकी चर्चा करें तो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत जो है उसके द्वारा हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं। यहाँ तक कि अगर अर्थशास्त्र की बात करें जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, उसमें भी बहुत से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि मतलब मूर्ति कला के मामले में मौर्यकालीन जो थे आपका बहुत अग्रणी थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो मूर्तियां बनती थी वो आपका पॉलिश की हुई मूर्तियां बनती थी। मतलब उनको पॉलिश करना, चट्टानों को पॉलिश करना, ये सब चीजें आती थी। ठीक है, तो अब इसमें समझते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन सी चीजें हमें मिली हैं। तो चमकदार पॉलिश, मूर्तियों की सजीव भावगम्यता और एकाश्म पत्थर के द्वारा, मतलब कहने का मतलब क्या है, सीधा समझिएगा। जो मूर्तियों की विशेषता है, पहली बात तो चमकदार होती थी, जैसा मैंने पहले भी बता दिया। चमकदार, ठीक है ना, आप तो समझ गए ना, मतलब चमकदार होती थी। ठीक है, चमक उनके पास होती थी, पहली बात ये। इसके साथ साथ चमकदार होने के साथ साथ मतलब एक ही पत्थर से, ज्यादातर मूर्तियां एक ही पत्थर से ही पूरा बना दी जाती थी। दूसरी बात हो गई, अगर इनके शैली की बात करें तो गांधार शैली और मथुरा शैली में हमें दिखाई देती है। एक तो गांधार शैली और एक मथुरा शैली, मतलब ये मूर्तियां जो बनी हुई हैं ये आपका गांधार शैली और मथुरा शैली में दिखाई देती है। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब इसी के साथ साथ अशोक का जो स्तंभ है, अशोक के स्तंभ में भी कहीं ना कहीं हमें ये स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि मूर्ति जो है आपको कुछ इसी तरीके के बनी रही होंगी। ठीक है, अब जो है ये मूर्तियां जो होती थी किसकी बनी हुई होती थी, ज्यादातर आपका मिट्टी की बनती थी, पत्थर से भी बनी हुई है, वो तो मैंने बता ही दिया। मिट्टी की मूर्तियां भी हमें दिखाई देती हैं, ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब लेकिन बात करेंगे तो हमें धातु की मूर्तियां मिली हैं क्या? नहीं मिली हैं। कभी आपसे कोई पूछे कि धातु की मूर्तियां अगर मौर्य काल की बात करें तो क्या वहां पे मिलती हैं? तो नहीं मिलती हैं, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ एक विधि थी जिसमें कि अंगुली जो होती थी, जैसे आपका उंगली होती है ना, जैसे हाथ की उंगली हो गई, तो हाथ की उंगली से आपका चुटकी से कोई भी चीज जैसे बनाया जाता है तो वो स्पष्ट समझ में आता है कि हाथ से चुटकी से कोई भी चीज बना दी गई, उसका शेप बनाया गया, तो वो चीजें वहां पे विशेषता दिखाई देती है। इसके साथ साथ कौन कौन सी चीजें बनाई जाती थी, तो पशु पक्षी बनाए जाते थे, उसके साथ साथ खिलौने बनाए जाते थे, और मानव की सजीव मूर्तियां भी हमें कुछ दिखाई देती हैं। ठीक है, मानव की कुछ मूर्तियां भी हमें दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ ये आपका अधिकांश जो मूर्तियां थी वो आपका शासकों के द्वारा बनाई गई थी, और
किसी देवता को लेकर के ध्यान में लेकर के नहीं बनाया गया था, देवता को ध्यान में रख करके नहीं बनाया था, क्योंकि उसमें जो बुद्ध थे उन्हीं को लोग भगवान मानते थे। तो बुद्ध को केंद्रित करके अशोक जैसे महान राजाओं ने, ठीक है, मतलब पशु पक्षियों यही सब सजीव मूर्तियां बनाने की कोशिश की। उसके साथ साथ अगर कुछ अन्य स्थानों की बात करें जहाँ पे मूर्तिकला बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो एक तो हो गया आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बोले तो पटना। इसके साथ साथ एक आपका हो गया वैशाली, ये भी आपका एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे मूर्तियां हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ आपका तक्षशिला, ठीक है, इसको कह देते हैं तक्षशिला, तो तक्षशिला में भी हमें काफ़ी मूर्तियां दिखाई देती हैं। अगला है तक्षशिला के साथ कौशाम्बी हो गया, सारनाथ हो गया, मतलब यहाँ पे सारनाथ ले देते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्थान है जहाँ से हमें मूर्तियां जो है बरामद होती हैं, दिखाई देती हैं। अब कला, सौंदर्य और चमकदार पॉलिश की बात करें तो उसके दृश्य से सर्वोत्तम अशोक की जो आपका मौर्यकालीन में सबसे अच्छी मूर्ति किसकी देखी गई, अशोक कालीन मूर्तियां जो है सर्वोत्तम दिखाई देती है। अब इसमें सारनाथ का एक स्तंभ है जिसको कि हमारे देश का राष्ट्रीय स्तंभ भी मतलब वहां से जो चिन्ह है आपका जो शेर का है, शेर तो मैं नहीं बना पाऊंगा तुरंत, तो अशोक का स्तंभ जो है उसमें आपका 4 शेर हैं। कौन है? 4 शेर, मतलब कि 3 अगल, मतलब एक सामने 2 अगल बगल। जैसे मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ये ऐसे बना दिया, तो एक शेर यहाँ, एक शेर यहाँ, एक शेर यहाँ, एक शेर आपका पीछे दिखाई देता है। तो मतलब 4 शेर वाली जो आपका स्तंभ है सारनाथ का, वो आपका राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ साथ अगर उसके आसपास की बात करें तो पारखम, एक पारखम नामक स्थान है, एक पारखम नामक स्थान है जो कि यूपी के अंतर्गत पाया जाता है। वहां पे भी हमें एक मूर्ति मिली है जिसका मतलब एक आपका 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति मिलती है, और ये आपका दिगंबर प्रतिमा है। धौली और हाथी की एक आपका दीदारगंज में हमें पटना में देखने को मिलता है। ये सब आपका मौर्यकालीन कुछ स्तंभ है। और सारनाथ की मैंने बता ही दिया। सारनाथ साथ साथ जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी आपका 4 से जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको मैं वो ले लेता हूँ नेशनल सिंबल, ठीक है, नेशनल सिंबल है, तो वो भी आपका सारनाथ का जो शेर है वहीं से लिया गया है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि जो मौर्यकालीन मूर्तियां थी वो ईरान और यूनान का प्रभाव था, मतलब विद्वानों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों ने ईरान व यूनान, ठीक है, ये इनका स्पष्ट प्रभाव जो है आपका दिखाई देता है इनकी मूर्तियों में। अब बात करते हैं कि इनका जो हस्तशिल्प था, ठीक है, यही हस्तशिल्प का चर्चा करके यहाँ पे आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे पाल कला के बारे में, मतलब कला और शिल्प का जो सेकंड वीडियो होगा पाल कला, और कुछ अन्य बातों को करके यहाँ पे बिहार से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो पाल कला के से पहले आपका हस्तशिल्प की बात करेंगे। तो आपका केंद्रीय शासन होने की वजह से जो आपका हस्तशिल्प है व्यापार वाणिज्य में उन्नत थे, इसलिए मतलब हस्तशिल्पियों को यहाँ पे मतलब कि अच्छा काम मिलता था, मतलब ये समृद्ध थे, मतलब ऐसे हमें मिले जैसे कि खाने की कच्ची धातु बनाना, ठीक है, गलाने और शुद्ध करने का जो लचीलापन है उनकी जानकारी उनको थी। मतलब कि जो धातु है, धातु से संबंधित जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन गलाना, धातुओं को गलाना, ठीक है, और उनका आकार बदलना, तो मतलब कि लोहे को पिघला के मैं आकार बदल देता हूँ, तो उस तरह की घटनाएं जो है वो आपका उस समय होती थी, मतलब उस समय लोग जानते थे। मेगस्थनीज ने, आप मेगस्थनीज को जानते होंगे, तो मेगस्थनीज की बात करेंगे तो मेगस्थनीज ने तो सोना चांदी होने का भी यहाँ पे दावा किया है। बताया कि अशोक के समय में सोना था, चांदी था, तांबा था, लोहा था, ये सब खदानें थी उस समय। युद्ध के हथियार, अगर हथियार बनाने की बात करें तो ये सारी चीजें भी आपका हथियार जो है आपका, ये सारी चीजें भी आपका लोहा, सोना, चांदी, तांबा इसी से बनाई जाती थी, ठीक है। अब अगर बात करेंगे काशी के आसपास का क्षेत्र, जैसे काशी जिसको वाराणसी कहते हैं, अब काशी जो है आपका उसमें बिहार के क्षेत्र में ही आता था। अब काशी जो क्षेत्र है आपका बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, जो कि इस समय यूपी में आता है, बनारस वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो काशी के क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो वहां पे जो रेशमी कपड़े हैं, ठीक है, बनारसी साड़ियां जैसे आप कहते हो ना, तो रेशमी कपड़े आपका मौर्यकालीन समय से ही आपका प्रचलित थे। तो काशी का रेशमी कपड़ा, और इसको हम मलमल कहते थे, क्या मलमल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, मलमल का कुर्ता, ये सब सारी चीजें। तो ये जो चीजें हैं उस समय आपका मौर्यकालीन जो भी आपके हस्तशिल्प हैं उसके उद्योग यहाँ पे दिखाई देते हैं, मतलब उसके जो मेगस्थनीज ने जो चर्चा की है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर हाथी दांत की बात किया जाए तो हाथी दांत जैसे कि आज के डेट में भी उसकी आभूषण बनाए जाते हैं, तो हाथी दांत के बारे में उसको तराशना, उसका आभूषण बनाने के बारे में उन लोगों को पता था, मौर्यकालीन लोगों को पता था, ठीक है। उसको चमकदार बनाना, उसका भी प्रमाण हमें दिखाई देता है, ठीक है, चमकदार बनाने की जो का प्रमाण होना चाहिए वो भी हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाना, मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाना, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको दिखाई देता है, तो मिट्टी के बर्तन को निपुणता थी इनके पास, मतलब ये पूरी तरीके से जानते थे कि
मिट्टी का बर्तन कैसे बनाया जाता था वो संपूर्ण रूप से जानते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इससे समझ में आता है कि वो आपका धनाढ़ लोग थे और मिट्टी के जो बर्तन बनाने वाले थे वो आपका अमीर होते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो गरीब होते थे, मतलब एक अच्छा खासा उद्योग चलता था मिट्टी के बर्तन बनाने वालों का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम पाल कला के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।